Hello student, pleasure to have you in this channel, and this lecture is presented by Lifeology by Doctor of Medicine, and today we will learn about interphase and gene expression or protein synthesis. सो व्हाट इज़ इंटरफेस? पीरियड ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज़। ये एक पीरियड होता है जिसके अंदर डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती हैं। डाइवर्स एक्टिविटीज़ यानी कि इसके अंदर आरएनए फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म होता है और सेल ग्रो करता है अपने साइज़ में। सेल ग्रो इन साइज़। द एक्टिविटीज़ एंड इंटरफेस मेक द नेक्स्ट माइटोसिस पॉसिबल, यानी कि अगर इंटरफेस नहीं होगा तो माइटोसिस होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ड्यूरिंग दिस फेज सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन साइज, सिंथेसाइज आरएनए, प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। यानी कि इस फेज़ में क्या करता है, सेल सिंथेसाइज करता है आरएनए को, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और अपने साइज़ में ग्रो हो जाता है। सेल अपने साइज़ में ग्रो हो जाता है। इंटरफेस को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में। गैप नॉट फेज़ में, गैप 1 फेज़ में, एस फेज़ में एंड गैप 2 फेज़ में। गैप नॉट फेज़ को गैप जी नॉट फेज़ भी कहते हैं। ये वो टाइम होता है जब सेल लीव कर देता है साइकिल को और सेल डिवाइड होना बंद कर देता है। ये फेज़ टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये फेज़ परमानेंट ऐसे होता है, इसकी एग्जांपल है न्यूरॉन। यानी कि जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो बेबी के बॉर्न होने के बाद न्यूरॉन कुछ टाइम के बाद ग्रो करना बंद हो जाता है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन्स जी नॉट फेज में आ जाते हैं, गैप नॉट फेज में आ जाते हैं। जी वन फेज में क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज, प्रोड्यूस आरएनए एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। सेल अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है और सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और ये प्रोड्यूस करता है 2 सिमिलर डॉटर डीएनए, जैसे कि हमने डीएनए एप्लीकेशन में पूरा पढ़ चुके हैं हम। आपको अगर समझ नहीं आया डीएनए एप्लीकेशन तो अपनी लास्ट वाली वीडियो देख लें। अकर ड्यूरिंग एस फेज किस फेज़ में होता है, इंटरफेज में होता है। ये सारे फेज इंटरफेज में होता है। और एस फेज 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है। G2 फेज़ क्या होता है, इसको हम कहते हैं गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। दिस सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन। इस फेज़ में, गैप 2 फेज़ में, सेल कंटिन्यू ग्रो करता रहता है अपने साइज़ में और न्यू प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता रहता है। प्रोटीन्स बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, केराटिन हमारे नेल्स में होता है और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स के, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डीएनए है की सिंथेसिस हो रही है किस फेज़ में, एस फेज़ में। और G2 फेज़ में क्या हो रहा है, सेल कर रहा है ग्रो इन साइज में। एंड G1 फेज़ में क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है। मोर ग्रोथ किस में होती है, G2 फेज़ में, जबकि जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो G1 फेज़ में स्टार्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली वी विल लर्न हियर हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी और क्या रिजल्ट आएगा जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। द डीएनए इनहेरिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए इनहेरिटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और ये फॉर्म करता है स्पेसिफिक ट्रेट्स सिंथेसिस करने के बाद प्रोटीन्स को। जब ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है तो ये स्पेसिफिक ट्रेट्स बनाता है जो कि कैटलिस्ट करवाते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को। और ये प्रोटीन एक्ट होता है कैटलिस्ट के तौर पे भी और एंजाइम के तौर पे भी। कैटलिस्ट के तौर पे अगर ये एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा, यानी कि फास्टर रेट पे कराएगा। जैसा जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ प्रोटीन और एंजाइम। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है प्रोटीन्स में और एंजाइम में। एंजाइम भी क्या करते हैं, कैटलाइज कराते हैं रिएक्शन को, डेट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड फंक्शन। और ये कंट्रोल कराते हैं डेवलपमेंट को स्पेसिफिक कैरेक्टर की और फंक्शन की। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए और तकरीबन पूरी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। हमारे हेयर्स में प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन हमारे पास प्रोटीन है जो कि बॉडी में फॉर्म होती है ताकि हमारे पास ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड करती है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन 2 प्रोसेस होते हैं प्रोटीन फॉर्म करने के लिए। जीन एक्सप्रेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसके 2 फेज़ हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि आरएनए बनना डीएनए से। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ये अगर होता है जी नॉट फेज़ में, G1 फेज़ में और G2 फेज़ में। इंटरफेस पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको यहाँ पे जी नॉट फेज़, G1 फेज़ और G2 फेज़ आराम से समझ आ जाए कि यहाँ पे आरएनए फॉर्म होगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। इट रिक्वायर ओनली 1 एंजाइम टू बी कम्प्लीटेड। ट्रांसक्रिप्शन को सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है कम्प्लीट होने के लिए, और वो कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज।
इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, इनिशिएशन फेज, एलोंगेशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज। अब हम इन फेजेस को पढ़ेंगे एक एक करके। इनिशिएशन फेज में क्या होता है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन बिगिन विद बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रोमोटर रीजन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन पर। प्रोमोटर रीजन कौन सा रीजन होता है, ये एक रेगुलेटरी रीजन होता है, रेगुलेटरी रीजन होता है जो कि कंप्राइज करता है कि ये बाइंडिंग करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज की एक स्पेसिफिक रीजन पर। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है कि रेगुलेट कराता है कि आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए की स्ट्रैंड पर कहाँ अटैच होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स में जो बाइंडिंग साइट होती है वो होती है T8TAAT ऑल्सो कॉल्ड -10 सीक्वेंस एंड TTGACA ऑल्सो कॉल्ड -35 सीक्वेंस। और यूकैरियोट्स में ये होती है TA और इसको कहते हैं टाटा बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड -25 सीक्वेंस, और होती है CAAT। यूकैरियोट्स में हमें सीक्वेंस को TA और टाटा बॉक्स भी कहते हैं, और इसको -25 सीक्वेंस भी कहते हैं, और CAAT कैट बॉक्स भी कहते हैं, और -70 सीक्वेंस भी कहते हैं। इन सीक्वेंसेस का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पोजीशन होती है प्रोमोटर रीजन की के ये कितने सीक्वेंसेस पहले लोकेट होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने से पहले, ट्रांसक्रिप्शन बबल के स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड है और इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, आगे इस वीडियो के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट करता है 4 सब यूनिट्स पर, 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, कॉल्ड द कोर एंजाइम, जिनको हम कोर एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि ये कैटालाइसिस कराते हैं रिएक्शन की। वाइल सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो सिग्मा फैक्टर होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो बाइंड कर सकें प्रोमोटर रीजन पर। आरएनए पॉलीमरेज के पास 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और इनको कोर एंजाइम कहते हैं। और सिग्मा फैक्टर जो कि रिक्वायर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज को ताकि वो बाइंड कर सके प्रोमोटर रीजन पर। एक बार आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाए प्रोमोटर रीजन पर तो सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है और बाकी का जो रिएक्शन है, रिमेनिंग प्रोसेस है, वो एंजाइम ही कैटालाइज कराते हैं, वो एंजाइम खुद कैटालाइज कराते हैं। इन प्रोकैरियोट्स only one type of RNA polymerase is found, where in eukaryote 3 type of RNA polymerase is found. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 जो कि सिंथेसाइज कराता है राइबोसोमल RNA को, RNA polymerase 2 जो कि सिंथेसाइज कराता है मैसेंजर RNA को, एंड RNA polymerase 3 जो कि सिंथेसाइज कराता है ट्रांसफर RNA को। जब RNA polymerase बाइंड हो जाता है प्रोमोटर रीजन से तो DNA डुप्लेक्स अनबाइंड होता है, बेस पेयर जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंड बबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल अपीयर। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है तो डीएनए का जो डुप्लेक्स है वो अनबाइंड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डीएनए का पूरा डुप्लेक्स है, ये अनबाइंड हो गया, यानी कि ये पूरा खुल चुका है। और फिर ये अनबाइंड हो गया और जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये ब्रोकन डाउन हो गई और फिर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ये पूरा क्या बना है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ठीक है, उसके बाद पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनिशिएशन फेज को। इनिशिएशन फेज होता क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है तो आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोमोटर रीजन पर जाके अटैच हो जाता है। प्रोमोटर रीजन एक रेगुलेटरी रीजन होता है जो कि बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ अटैच होना है। बस ये आप याद रखिए इनिशिएशन फेज में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लॉन्गेशन फेज़ के बारे में। लॉन्गेशन फेज़ में क्या होता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन पे तो फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आना शुरू हो जाते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जब आते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से डीएनए के। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। एंटीसेंस ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है इस स्ट्रैंड के, यानी कि अपोजिट बनता है इस स्ट्रैंड के। यानी कि जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ये अपोजिट बन रहा है। यानी कि अगर डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड अगर ये होंगे हमारे पास ATC, तो आरएनए की जो स्ट्रैंड होगी यानी कि मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उस पर हमारे पास क्या बनेगा,
एडेनाइन की जगह क्या लगेगा यूरेसिल, थायमिन की जगह एडेनाइन एंड साइटोसिन की जगह गुआनाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसके अपोजिट आ गए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो दूसरी स्ट्रैंड है वो है कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, यानी कि जो ये वाली स्ट्रैंड होगी ये कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड होगी, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि जो आरएनए की स्ट्रैंड बन रही होगी वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड की जैसी होगी। सिर्फ डिफरेंस इसमें होगा कि न्यूक्लियोटाइड में एडेनाइन की जगह थायमिन लगेगा और थायमिन की जगह यूरेसिल लगेगा आरएनए में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज कीप ऑन मूविंग फ्रॉम 5 to 3 प्राइमेंड। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 to 3 प्राइमेंड ही मूव करते रहेगा और इसी तरीके से ये टर्मिनेटर रीजन पर पहुंच जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन बबल भी मूव होता रहेगा पूरी डीएनए में, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे जाएगा तो इलोंगेशन फेज आगे जाएगा, तो ये जो बबल है ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये भी डीएनए में आगे मूव करता रहेगा, फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। ठीक है, और फिर मैसेंजर आरएनए इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में से क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए ये प्रोड्यूस हो जाएगा इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में से, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर नहीं पहुंच जाता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है टर्मिनेटर रीजन पर जब जीन स्टॉप कर देती है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करना, यानी कि एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी जीन आएगी जब मैसेंजर आरएनए स्टॉप हो जाएंगे फॉर्म होना, यानी कि मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी फॉर्म होना। टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर, यानी कि जो टर्मिनेटर रीजन होगा ये फॉलो करेगा जीसी बेस पेयर पर और एटी बेस पेयर पर, यानी कि यहाँ पर the part of messenger RNA which is transcribed in this region project to form a loop-like structure called GC hairpin followed by a small tail of poly U nucleotide। यानी कि इसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएगा और ये एक रीजन बना लेगा जिसको एक लूप लाइक रीजन कहते हैं। ये एक लूप लाइक रीजन बन जाएगा जिसको जीसी हेयरपिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जीसी 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 और एक पॉली यू न्यूक्लियोटाइड की टेल बन जाएगी। द जीसी हेयरपिन कॉज द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब ये जो जीसी हेयरपिन है, यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये अलाउ करेगा कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को कि वो फॉर्मेशन नहीं करें किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की होना। Okay guys, if you find this video helpful, then please like and subscribe this channel and this video. Thank you for watching.